हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स का, जो कि जेके एसएसबी, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटनरी फार्मेसिस्ट जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो गाइस, आप सभी बच्चों को पता है कि इनका सिलेबस है जो ऑलमोस्ट सभी का सेम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशो और प्रोपोर्शन पर बेस्ड होगा। कहने का मतलब ये एक हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा। इसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। ये लेक्चर नंबर 1 है। 2 पे हम थोड़ा क्वेश्चन पे आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सटेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्म में सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर वाले एग्जाम के लिए। अगर ये जेकेपीएसआई के अंडर भी आता है तो तभी भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं बेसिक मैथमेटिक्स की इन कोर्सेज़ के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर विजिट करके आप हमारी अदर वीडियोस को भी इजीली वॉच कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इन सभी प्लेटफॉर्म के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जल्दी इस पर इनको क्लिक करके इनको जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो आज का लेक्चर जो हमारा है थोड़ा बेसिक होने वाला है और थोड़ा बोरिंग भी होने वाला है, बट कुछ नया ज़रूर सीखे जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, चलते हैं आज के आपके टॉपिक की तरफ। सर, जब से मैं कहूँगा कि जब से आप स्टार्टिंग से मैथ पढ़ते आ रहे हो तो आपने दो तीन चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। एक तो डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ठीक है। ये चीज़ें आपने स्टार्टिंग से ज़रूर पढ़ी होंगी। आज हम इन्हों तीनों का यूज़ करके कुछ रेशो का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम रेशो क्या होती है, ठीक है। रेशो क्या होती है, रेशो है क्या चीज़ है। देखिए, किसी भी नंबर की, मैं कह नहीं सकता, किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर की जो होती है उनको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सर एग्जांपल है आपके पास 10, एक नंबर मेरे पास 10 है, दूसरा मेरे पास 20 है और तीसरा मेरे पास 30 है। सर इनकी रेशो क्या होगी, इनकी रेशो क्या होगी, तो इनकी रेशो जो होगी वो आपकी 1:2:3, ठीक है। 1:2:3, ये हमारी इसकी रेशो होगी इन तीन नंबर की। जब मैंने एज्ड वाले क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे रेशो का कंसेप्ट भी यूज़ हुआ होगा। अब आप इतने नादान तो नहीं हो, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि रेशो होती क्या है, ठीक है। किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर की जो रेशोस होती है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपने बोला कि मेरे पास दो नंबर हैं, एक तो मेरे पास 18 है, एक तो मेरे पास 36 है, ठीक है। ऐसे नंबर है, एंड लगा दो, ठीक है। ये दो नंबर मेरे पास हैं। अब इनको मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको मैं ए कह सकता हूँ, इसको मैं बी कह सकता हूँ। ए और बी जो मेरे पास हैं उनकी जो नंबर है वो 36 है। अब मुझे एग्जामिनर ये बोलता है कि इनकी दोनों की मुझे रेशो निकाल के बताओ। अब हमने यहाँ पे इनको काटना है, काटने का मतलब इनको डिटेक्ट करना है, किसी के साथ काटना है, इनको कम करना है कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। मैं बोलूँगा कि 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, ओके। 9 के टेबल के साथ कट गया, ठीक है। और इसको मैं करूँगा 9 4 ज़ा, ये 4 के साथ चला गया मेरा, 9 4 ज़ा, सॉरी ये 9 4 ज़ा 4 के साथ चला गया, ठीक है। अब सर इनको आप कम कर सकते हो, सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर 2 2 ज़ा 4 होता है और 1 2 का 1 होता है, सॉरी 1 2 का 2 होता है। तो ये हमारी एक रेशो आ गई, ठीक है। एग्जामिनर आपको ये भी रखेगा और ये भी रखेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ तक की चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हो। अब इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं है मैं वन ले जाऊँ उसको ज़ीरो कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। रेशो अपने पॉइंट पे आ चुकी है, ठीक है, इससे नीचे नहीं होगी। क्लियर। चलिए, थोड़ी और चीज़ें सीख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहती हैं। देखिए, अब आपने हमेशा रेशो की चीज़ देखी होगी। अगर मैं बोलूँ कि रेशो है जो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इजकल टू बी, ठीक है ना। अब मेरे पास है कि ए रेशो बी इजकल टू, ए रेशो बी इजकल टू 3:2, ठीक है। ये मेरे पास रेशो है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, A/B इजकल टू 3/2। ये भी मेरे पास रेशो बन सकती है। इस तरह से भी हम इनको राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, ए और बी, 3/2। अब ये जो अपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं,
इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, सीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और ये लोअर वाला होता है, इसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ये बिल्कुल बेसिक है। इन चीज़ों को आप जैसे डिनोमिनेटर नोमिनेटर ये पढ़ा था ना परसेंटेज में, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अपर वाले को एंटीसीडेंट बोलेंगे और लोअर वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को याद, अब हमने ऐसे हमें रेशो दी थी और ये वाली 3 की रहेगी, ये वाली इसकी रहेगी। हम ऐसे नहीं कर देंगे 2/3, नो, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं कुछ जैसे कि आपको पता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में तो पता ही है सभी बच्चों को, ठीक है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि फ्रैक्शन वैल्यू सर मेरे पास है 2/3, ये भी एक रेशो ही बन रही है ना आपकी 2/3, यानी कि जब मैंने बोला था कि राम की एज, सॉरी राम के फादर की एज ट्वाइस है राम से, तो मैंने कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, यानी कि राम की एज की जो फादर है वो ट्वाइस है, यानी कि 2:1, 2:1 ना, जहाँ फिर सॉरी ऐसे कर दो 1:2। ये राम है, राम की एज मान लो कि 20 साल है, तो उसके फादर की एज कितनी होगी 40। तो ये भी आपका रेशो कंसेप्ट फॉलो कर जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना होता है। ये आ गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताई थी ये चीज़। अगर बोलूँ कि ये जो है, ये जो पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका एंटीसिडेंट हो जाता है, ये कॉन्सिक्वेंट हो जाता है। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। ये आपकी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो किस टाइप से कर सकते हो? सर मुझे डेसिमल में इसको कन्वर्ट करने के लिए, अब मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए करना, क्योंकि इनके बिना हमारा मैथ अधूरा रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया, कट गया शायद, है ना। चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ। आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, ठीक है। ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज। अब मैंने बोला जैसे आपको एक नंबर दिया मैंने, जैसे कि आपको कहा कि लिखिए फ्रैक्शन, मेरे पास एक नंबर है 2/3, इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल क्या होगा। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको परसेंटेज में करवाई थी कि इस तरह की इसकी डेसिमल निकालने के लिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ध्यान से देखें। 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तो इसको नहीं काट सकते, इसको हम 0 लगा दीजिए। अब क्या करोगे सर, ये जाएगा 6 के साथ, 6, 3 6 जा 18, ओके। 2 फिर रिमेनिंग बच गया आपका 20 में से, फिर 0 लगा दो, 3 का दो, तो यानी कि 0.6 ये इसकी डेसिमल वैल्यू आ गई, ठीक है। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज क्या होती है, इसको आपने 100, डेसिमल को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी परसेंटेज निकल जाती है, यानी कि कहने को 66%। क्लियर। ये दो, सॉरी ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें से सर ये समझाने का मतलब क्या था, ये क्यों आप समझा रहे हो हमें, हमें पता है। यहाँ पे समझाने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रेशो है यहाँ पे वो 2:3 है, ठीक है ना। अगर आपके पास 3 रुपए हैं तो मेरे पास 2 रुपए हैं, ओके। समझ आई चीज़ की, ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होती हैं। अब चलिए एंटीसिडेंट हो गया, कॉन्सिक्वेंट। अब कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं रेशो की। रेशो की कुछ टाइप्स रहती हैं। एक तो रहती है इन्वर्स रेशो। फर्स्ट टाइप अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो होती है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास रेशो है A/B, कहने का मतलब कि 2/3, एग्जाम्पल ये रखेंगे। इन्वर्स रेशो मतलब कि मेरे पास B/3 B/A हो जाएगा 3/2,
ये मेरी इन्वर्स रेशो होगी, ठीक है। इन्वर्स रेशो मतलब कि इन्वर्स होगी, इसकी ऑपोजिट होगी, ये समझ लो। उसके बाद दूसरी मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि कंपाउंड रेशो क्या होती है। कंपाउंड रेशो क्या होती है? कंपाउंड रेशो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कंपाउंड रेशो इंपॉर्टेंट है, तभी हम इस चीज़ को करवा रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, कंपाउंड रेशो क्या होती है? देखिए, आपके पास कंपाउंड रेशो दी है। अगर मैं बात करूँ तो ए बी कॉमा सी इज टू डी कॉमा ई इज टू एफ। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की रेशियो अगर आपको दी जाए, जो इसके ये जो पॉइंट्स हैं ए सी और ई, इनको अलग से करना है, यानी कि इनको कर देना है आपने ए सी और ई कॉन्सिक्वेंट में आ जाएंगे आपके बी डी और एफ, ठीक है। ये जो आपकी होगी कंपाउंड रेशो होगी, मतलब कि कहने का मतलब इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ की और एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, शायद आपको क्लियर और ज़्यादा हो जाए, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास रेशो है ए इज टू बी, ठीक है। ए इज टू बी, मेरे पास कितनी रेशो है? ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, 2:3 है, ओके। उसके बाद अगर मैं बोलूँ क्या हो गया इसको, हाँ, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। याद रखना, इस चीज़ को हम बाद में करेंगे। ये जो आपके पॉइंट है ना ए और डी, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम रेशो। एक्सट्रीम, याद रखना इस पॉइंट को। ये जो 2 पॉइंट है इनको बोलते हैं हम मीन या मिड, मीन और मिड रेशो। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे, ओके। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। जब भी ये चीज़ें होंगी तो आपने किस तरह से करनी है, अगर आपको दिया जाए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसको मैं कट कर लेता हूँ। अगर आपको दिया है ए अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी, ऐसे ही आएगी ना। आपने इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है क्रॉस ए और डी अपॉन बी सी, ओके। फिर भी ऐसे ही आई ना आपकी ए डी एक्सट्रीम और बी सी मीड, ओके, क्लियर। होप सो यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आती है कि डुप्लीकेट रेशो कौन सी होती है। दोस्तों, डुप्लीकेट रेशो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। डुप्लीकेट रेशो, ये बेसिक कंसेप्ट है, जानना ज़रूरी है। ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, तो कहने का मतलब ए स्केयर अपॉन बी स्केयर जो है ये डुप्लीकेट रेशो है। जो स्केयर में होगी वो डुप्लीकेट रेशो होगी। अब यहाँ पे एक और टाइप्स आ जाती है इसकी, फोर्थ टाइप, जिसको हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, ओके। सब डुप्लीकेट रेशो जो होती है, ये होती है आपकी ए अपॉन बी को हम कर देते हैं इसको अंडर रूट में, इस तरह से। तो ये आपकी सब डुप्लीकेट हो जाती है, जो अंडर रूट में चली जाती है। इसके बाद आपकी फिफ्थ टाइप एक और निकल के आती है, जिसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। फिफ्थ जो आती है वो होती है हमारी ट्रिप्लिकेट रेशो। जैसे कि ए इज टू बी और ए क्यू इज टू बी क्यू, ये आपकी आपकी ट्रिप्लिकेट रेशो, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। एक होती है सब ट्रिप्लिकेट रेशो। सर आप इतना क्यों घुमा रहे हो, ये सिक्स टाइप है, लास्ट टाइप है, ठीक है। ए इज टू बी इस तरह से क्यूब, और ये आपका बी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये एज ए नॉलेज होनी चाहिए, अंडर रूट क्यूब इस तरह से, ठीक है। हो गया सर, हो गया, हमने सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया। अब
अब क्या करेंगे सर? सर अब हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे सर। सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बड़े तरीक़ों से आता है, आप किस तरीके से समझाएंगे? चलो मैं आपको एक और फार्मूले बता देता हूँ कि जो कि कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हेल्पफुल करेंगे हमारे लिए, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इफ़ ए बी, अगर ए और बी की रेशो दी गई है आपको 6:7 एंड बी और सी की रेशो दी गई है 8:9, तो बोलता है कि देन, ये ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन पता है क्यों करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि 10th लेवल के एग्ज़ाम में एसएससी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? ए बी सी की रेशो बतानी है आपने। अगर आपके पास ए बी 6:7 है, अगर आपके पास B/C 8:9 है, देन फाइंड द A/B/C की रेशो। इन सब की आपने रेशो हमें निकाल के बतानी है, तो हम इनको निकाल के बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है ABC, ए बी और सी, ये चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है? उसके बाद फिर लिखना है कि ए की रेशो कितनी थी? सर ए की रेशो थी हमारे पास 6। उसके बाद सर बी की रेशो कितनी है? सर यहाँ पे ना एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना बी की रेशो 2 बार आ गई है। कहाँ पे? सर एक तो ये वाली और दूसरी आपकी 8 आ गई। कोई बात नहीं, बी की कितनी है? 7 है। लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे कितनी है? 8 है। तो इसको इसके ना नीचे कर दो आप, बाकी देख लेंगे हम, ठीक है? फिर उसके बाद बोलता है कि सी की 9 है। अगर इस यहाँ से स्टार्ट कर दिया, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब इसके साथ लिखेंगे। ये कितने बच्चों को यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी अभी? सच बताना कि सर समझ आ गया। सर ये 2 प्लेसेस यहाँ पे एम्प्टी हैं, इनको हमने फिल कैसे करना है? अब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसको फिल करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। कौन से बाहर? इसके बाहर, तो यानी कि 8 और यहाँ पे 7। ये कहाँ से आया सर? ये जो इसके बगल वाला जो होगा उसको हमने ऐड कर लेना है, इसके बगल वाला जो होगा यहाँ पे ऐड कर लेना है। सर अब क्या करना है? अब वही जो करते आए हैं पहले, जो हमने किया था। 8 6 जा 48, 48 होता है ना? लिख लो यहाँ पे 48। ओके, 56 और 9 7 जा 63। सर ए बी और सी 48 आ गई, 56 आ गई और 63 आ गई। ये रेशो जो निकल के आई ए बी सी की आई। सर इनको काटोगे नहीं? आपने बोला था कि रेशो बड़ी कम होती है, एक 1:2 तक होती है 56 तक भी होती है, इससे कम 2 के साथ कर सकते हैं। पर इन दोनों 46 48 56 को हम काट सकते हैं, 63 को आप कैसे काटोगे? 48 आपका 3 के टेबल से नहीं कटेगा, 56 कोई नंबर कटता है कोई नहीं कटता है आपका, ठीक है? अगर आपका मैंने इसको काट दिया 3 के साथ, 48 कट जाएगा 3 के साथ, 56 आपका 26 3 के टेबल से नहीं कटेगा, ठीक है? ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आपके 2 नंबर कट रहे हैं, तो आपके तीनों कटने चाहिए, तो आपकी रेशो सेम रहेगी। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को कि इन चीज़ों को किस तरह से हमने करना है? ओके, अब ये चीज़ समझ आ गई। अगर आपको ना कोई भी नंबर दे देगा ना, आप कर लोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है? अगर हमारे पास ए और बी की रेशो 3:5 है और बी और सी की रेशो 4:8 है, तो ए बी और सी की रेशो क्या होगी? ये चीज़ आपने निकाल के देनी है। हम पहले इसको मैं ही निकाल देता हूँ, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि शायद इसमें कट जाए थोड़ा, मैंने अपने दिमाग से दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले आपने लिखनी है ए बी सी, जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं हम, बचपन से पढ़ी है हमने। 3 था और इसका 5 था और इसका 4 था और इसका 8 था। बगल वाली हो गया 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 40। कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा। 6 के साथ, 10 के साथ और 20 के साथ। सर आप एकदम से भी इसको नीचे ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे, पर अब हम इसको नीचे नहीं ला सकते। ये हमारी रेशो निकल के आएगी
इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब आपने इसको डाउन में क्यों लाया सर? क्योंकि ये कट सकते थे। ठीक है ना, अब ये 3 का मैं 1.5 तो नहीं लिखूंगा, 2.5 तो नहीं लिखूंगा, इसका 50 तो नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो रेशो आपकी ऐसे ही निकलेगी। आपने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो है ए और बी की जो रेशो है वो 5:9 है, बी और सी की जो रेशो है वो 6:8 है। तो आपने ए बी सी की रेशो कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्लियर है? अगर आपको जिस बच्चे को समझ आएगा वो आंसर कर देगा इसका, जिसको नहीं आया होगा वो रह जाएगा ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे पैसे होंगे, चाहे कोई नंबर होगा, चाहे कोई एज का सम होगा, ठीक है, मैं बोलूँ कि राम और सोहन की, ये राम है और ये सोहन है, राम और सोहन की एज का, राम और सोहन SOHAN, सोहन की जो रेशो है एज की वो है 4:5, 4:5 इनकी रेशो है। याद रखना इनकी जो रेशो है वो कितनी है, कितनी है इनकी, जल्दी से बताएं कितनी है। वो आपकी 4:5 है। और जो इनकी एज का जो सम है ना वो है 70 ईयर्स। ठीक है, 70 ईयर्स, सॉरी 63 ईयर्स इनका सम है। 63 ईयर्स इन दोनों का एज का सम है, दोनों की एज को मिला के। ऐसा नहीं कि राम 63 ईयर्स का है या फिर सोहन, नो, इन दोनों की एज का जो सम है। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरी एज 25 है, आपकी एज भी 25 है, तो हम दोनों की एज का सम कितना हुआ? 50 हुआ ना। अगर आपकी 24 है तो 49 हुआ ना। उस तरह से इनकी दोनों की जो एज का सब सम है वो 63 है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि भाई मुझे बताओ राम की एज कितनी है, तो जिसकी एज निकालनी है उसको हम ऊपर रखते हैं, रेशो में पड़ा है 4/9, टोटल कर देंगे और 63। ठीक है, 9 7 सा 63 कट जाएगा। ओके, और इसकी एज कितनी है? 28 है, और 63 में से 28 भी निकाल दो, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 35, और इसकी एज 35 होगी, किसकी? सोहन की। राम की 28 होगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और इससे कितना बड़ा है? 7 साल बड़ा है। एक रेशो बराबर कितनी थी? 7 के। क्लियर हो गया, ज़्यादा भागने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और देने जा रहा हूँ होमवर्क के लिए। आपने मुझे बताना है कि दो नंबर हैं, उनकी रेशो है 3:4। ये बच्चों को मैंने क्लास 4th वाले बच्चों को क्वेश्चन करवाया था। दो नंबर हैं, उनकी रेशो ये है, और उन दोनों नंबर का सम है 490। वो बताइए वो नंबर कौन है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। बोरिंग तो नहीं हो गए बच्चों? अगर नहीं हुए तो चलिए मैं थोड़ी चीज़ें और आपको समझा देता हूँ कि प्रोपोर्शंस क्या होती है। देखिए जो प्रोपोर्शंस होती हैं, जब आपकी रेशो इक्वल हो जाती हैं तो उनको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। कहने का मतलब कि आपके पास A:B है और ये जो है B:C है। अगर ये जो है ना प्रोपोर्शन, ये बताता है कि रेशो इक्वल है। अगर A:B 1:2 है तो ये भी आपकी 1:2 होगी, यानी कि रेशो की इक्वल होने की संभावना को बनाता है आपका प्रोपोर्शन। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आपसे एग्जामिनर यही पूछता है प्रोपोर्शन में कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ये चीज़ें आपसे पूछता है एग्जामिनर। हमारे पास 4 प्रोपोर्शंस होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, एक होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, एक तो होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, एक होता है यहाँ पे मिड प्रोपोर्शन, जिसको हम सेकेंड या फिर मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, किस तरह से निकलता है टेंशन ना करें, मैं हूँ। यहाँ पे देखिए आप सभी, ए, बी और सी और डी, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इन दोनों को बोलते हैं मिड या सेकंड प्रोपोर्शन, और इसको ही बोलते हैं थर्ड बी और फोर्थ बी।
थर्ड फोर्थ इसी को बोलते हैं। ओके, ये जो आपका सेंट्रल है इसको मिड प्रोपोर्शन बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, सेंटर वाला पोर्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। यही क्वेश्चन मैंने बच्चों क्लास फोर्थ वालों बच्चों को करवाया था। ओके, क्योंकि मैंने उसी टाइम के बच्चों के लिए नोट्स रखे थे। देखिए क्या होता है कि मीन प्रोपोर्शन की बात करूँ अगर मैं, मेरे पास मीन प्रोपोर्शन है। अगर आपसे पूछा गया है कि मीन प्रोपोर्शन में, चलो रख लेता हूँ मेरे पास मीन प्रोपोर्शन निकालना है मुझे बिटवीन 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन 9/25 निकालना है। और मैं आपको बता दूँ इनका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A/B का अंडर रूट। ठीक है, याद रखना A/B का अंडर रूट होता है किसमें, मीन प्रोपोर्शन में, मिड प्रोपोर्शन में, सेकंड प्रोपोर्शन में। याद रखना इस चीज़ को। ओके, अब आपको 25 को, अगर आपके पास A है 9, B है 25, तो ये आपकी प्रोपोर्शन है। इसका आपको मिड प्रोपोर्शन निकाल, इसको मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा, 25 को 9 के साथ कितना आता है। 25 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 9 5 ज़ा 45। 45, 5 4 कैरी 225, 225 आएगा आपके पास। आया 225, 225, तो इसको अंडर रूट भी तो था। किसका स्केयर होता है 225, 15 का। आपकी कितनी प्रोपोर्शन आई, 15। क्लियर ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ए था वो आपका, चलो मैं आपको फिर से करवा देता हूँ। ये ए था वो आपका 8 था, सॉरी 9 था। फिर आपके पास बी था वो जो आपका निकल के आया 15 था। वो जो आपका फिर से बी था, सॉरी सी था, वो भी आपका 15 आया। और जो आपका थर्ड था वो तो आपको पता ही था, डी था, वो आपका 18 था। क्लियर हो गया? ये चीज़ें हमने निकाली। मीन प्रोपोर्शन किस तरह से निकलता है, आई होप सभी बच्चों को पता चल गया होगा। मैं बस उसी क्वेश्चन को लेके चलूंगा, मैं उसी क्वेश्चन के साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मेरे पास उन्होंने बोला है कि मुझे बोल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाला है आपने। मुझे बोल रहा है कि आपने थर्ड प्रोपोर्शन, सॉरी मुझे बोल रहा है कि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। पहले मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। कहने का मतलब ये मुझे बोल रहा है कि आपको जो नंबर दिया गया है वो आपको निकालना है, एक्स निकालना है, यानी कि X/B प्रोपोर्शन C/D। सी, सॉरी ये गलत हो गया, इससे नहीं लिखना हमने, इसको लिखना है हमने हाँ, जब भी ऐसा बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए आपने करना है ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ए और यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। याद रखना, इस चीज़ को नोट कर लो। जब फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात आएगी, जो उन्होंने ए और बी बताया था ना, को क्या बताया था 9 और 25 में, क्योंकि इसी को लेके चलूंगा, इसी के रिकॉर्डिंग आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। 9 और 25, ए आपके पास था 9, बी था आपके पास 25। ठीक है, क्लियर है यहाँ सभी बच्चों को? ओके, ए मेरे पास कितना था, 8 है, ओके सॉरी 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन के। फर्स्ट प्रोपोर्शन का जो फार्मूला रहता है वो रहता है A² अपॉन B। याद रखना, यही फार्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। लगा लो, 9 9 सा 9, ए कितना हमारे पास 9 है, 9 का स्केयर डिवाइड कर दो, आपने 25 करना है। कर दो, कितना आता है 9 9 सा 81, और 25 के साथ करोगे तो ये आपका आएगा। जो भी इस तरह से ऑप्शन में होगा आपको यही चीज़ें आपको सामने निकल के आएंगी। क्योंकि ये 3 के साथ कटेगा 75 के साथ, वो 6 बच जाएगा, फिर भी ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए फिर 3 पॉइंट में लाना तो हमने ला ही नहीं सकते इसको। ठीक है ना, ये निकल के आ गई आपकी फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी फर्स्ट प्रोपोर्शन 81/25। उसके बाद चलिए, अगर आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालनी, आपको ए बी दे देगा, बोल देगा थर्ड प्रोपोर्शन आपको पता ही है। अगर मैं बोलूँ ए बी मेरे पास कितना था, ए बी सर मेरे पास जो था, अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास है 10 और 30। ये मेरे पास 10 है और
बी मेरे पास 30 है। और इसका फार्मूला क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये रहता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए। वो रहता था ए स्क्वायर अपॉन ए, ये रहता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, बी स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर अपॉन 10। इसको कर दो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10, ज़ीरो कर दो, ये आपका आ जाएगा 90। उस फार्मूले के साथ उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ए हमारे पास 9 था और 25 ऐसे था। उसने बोला 25 25 का कितना होता है 625, वो कर दो 9 के साइड डिवाइड। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। चलो उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रोपोर्शन पॉइंट कौन सा रहता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि थर्ड और फोर्थ वाला सेम ही रहता है। ओके ना, जैसे कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू एक्स, जो निकालना है उसको एक्स कर दो। ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू एक्स। ओके, और मैं मान लूँ कि ए मेरे पास 5 है, बी मेरे पास 10 है, सी मेरे पास 15 है। तो बताएं फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगी, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगी। ठीक है, ये जब आपको 3 दिए होंगे ना तभी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकलेगी। इसका फार्मूला जो रहता है वो बी सी अपॉन ए रहता है, बी सी अपॉन ए रहता है। तो इसको 150 कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 50 50, और ये 5 के साथ, और ये 5 3 सा 50। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो आपकी 30 आई। तो ये थे 4 प्रोपोर्शन जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थे गाइस। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं उनका आंसर ज़रूर करें। तो रखते हैं इस लेक्चर को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।